क्लास 12th का ज्योग्राफी का हम लोग दो वीडियो में दो चैप्टर क्या करते हैं, पिछला दो चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप आई होप आप देख चुके होंगे। तो आज ही हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जो कि चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। ध्यान से देखो, क्या चैप्टर है बोर्ड के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है, कारण है इसके पीछे क्या, इससे सवाल उतना पूछता नहीं है। ठीक है, एक जानकारी बेस पर तो ठीक है, लेकिन पूछने पर जब बात की जाए बिहार बोर्ड इससे उतना सवाल पूछता नहीं है। पीछे आप देख रहे होंगे 5 टॉपिक, ध्यान से देखो 5 टॉपिक में पहला जनसंख्या संगठन, फिर लिंगानुपात, फिर आयु लिंग पिरामिड, और तीसरा ग्रामीण नगरीय संगठन, और 5वां पॉइंट है साक्षरता। ध्यान से देखो, लिंगानुपात भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट को हम लोग सिंपल सा देखते हुए निकल जाएंगे। कारण क्या है, इससे सवाल आज तक पूछा नहीं है। हम प्रयास करेंगे इसी वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने का, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो आपको पूछेगा उतना ही पढ़े, कम पढ़े, स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, ताकि कम पढ़ के हमारा क्या हो, ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं जनसंख्या संगठन क्या है, फिर लिंगानुपात, फिर आयु लिंग पिरामिड, फिर ग्रामीण नगरीय संगठन और साक्षरता। ध्यान से देखो, सबसे पहले जनसंख्या संगठन समझो। जनसंख्या संगठन का सिंपल सा आशय ये होता है, जिनके द्वारा लोगों को आप एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। पृथक का मतलब क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी एक लाइन में समझो, जिनके आधार पे आप एक दूसरे में क्या पैदा कर सकते हो, अंतर कर सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन। किताबी भाषा में ध्यान से सुनिए क्या कहता है, क्या जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या की उन सभी विशेषता से है जिनके द्वारा लोगों की एक दूसरे को पृथक किया जा सकता है। क्या कहता है, जनसंख्या संगठन का आशय, समझो क्या, एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, जनसंख्या संगठन है ना का आशय, जनसंख्या संगठन का आशय मानव की उन सभी विशेषता से है। मानव की उन सभी विशेषता से है। ठीक है, मानव उन सभी विशेषता से है जिनके आधार पे आप मानव को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। अब एक दिमाग में आना चाहिए, आप मानव को किसके आधार पे अलग कर सकते हैं। पहली बार आप कर सकते हैं एक दूसरे को, जैसे में आयु के आधार पे अंतर कर सकते हैं। जैसे 5 साल का व्यक्ति का अलग ग्रुप बन जाएगा, 10 साल का व्यक्ति अलग ग्रुप बन जाएगा। आयु के आधार पे कर सकते हैं। दूसरा किस पर कर सकते हैं, लिंग के आधार पे कर सकते हैं, यानी क्या लड़का है या लड़की है या थर्ड जेंडर है, इसके आधार पे आप अंतर कर सकते हैं। तीसरा आप किसके आधार पे क्या कहते हैं, अंतर कर सकते हैं, निवास के स्थान पे, कौन सा व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, कौन सा व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में रहता है। चौथे निवास स्थान। ठीक है, चौथे पॉइंट पर आप किसके आधार पे अंतर कर सकते हैं, व्यवसाय के आधार पे अंतर कर सकते हैं। किसके आधार पे अंतर कर सकते हैं, व्यवसाय के आधार पे, कि कौन कितना व्यक्ति सरकारी जॉब में है, या कितना व्यक्ति प्राइवेट जॉब में, या कितना व्यक्ति खुद से काम करता है, तो और इसे क्या कहते हैं, व्यवसाय के आधार पे हो जाएगा। चौथे पॉइंट पर आप शिक्षा के आधार पे कर सकते हैं, कि कितना व्यक्ति शिक्षित है और कितना व्यक्ति क्या है, अशिक्षित है। चौथे पॉइंट आप किस पर कर सकते हैं, जीवन प्रत्याशा पर कर सकते हैं। किसके आधार पे कर सकते हैं, जीवन प्रत्याशा, यानी कि कितना वर्ष है व्यक्ति का, जिसकी क्या कहते हैं, कितना वर्ष तक व्यक्ति जीता है, 60 वर्ष है या 65 वर्ष है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति 60% जीता है, या शहरी क्षेत्र में व्यक्ति कितना उम्र जीता है, या पुरुषों का क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, कि महिलाओं का जीवन प्रत्याशा जाता है। यानी कि व्यक्ति जो औसत जीता है, औसत जो जीता है, मान लो अभी 70-75 के आसपास व्यक्ति जीता है, 65-70 के आसपास व्यक्ति चल देता है। इन्हीं को जो औसत जीवन क्रम होता है, व्यक्ति जीवन काल होता है, उसे क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा। एक लाइन में समझे आप लोगों ने, क्या जनसंख्या संगठन, एक जनसंख्या संगठन के अंतर्गत मानव को विशेषता के आधार पर, किसके आधार पर, मानव की विशेषता के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। किसके आधार पे कर सकते हैं आप, यानी अंतर पैदा कर सकते हैं। आप आयु के आधार पे कर सकते हैं, लिंग के आधार पे कर सकते हैं, साक्षरता के आधार पे कर सकते हैं, है ना। तो मानव की विशेषता के आधार पर जो मानव को आप पृथक करेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या संगठन। देखिए वही बात को लिखा गया है कि जब मानव की उन सभी विशेषता के आधार पर जब आप पृथक करेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, जनसंख्या संगठन। जैसे में आप मानव को आयु के आधार पे, आयु की विशेषता के आधार पे पृथक कर सकते हैं, लिंग के आधार पे पृथक कर सकते हैं। एक लाइन में कि जिन जिन विशेषता के आधार पे आप व्यक्ति में पृथक कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा, आपका जनसंख्या संगठन। क्या कहलाएगा, जनसंख्या संगठन। अगले पॉइंट पर लिखता है, मानव की जो क्या जनसंख्या संगठन कहा जाता है, मानव की व्यक्तिगत विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में। मानव का जो विशेषता होता है, उसको अगर आप देखिएगा तो आप उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, व्यक्तिगत जो विशेषता है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, जनसंख्या संगठन जो निकल रहा है वो व्यक्तिगत विशेषता का आधार पे। ठीक है, तो व्यक्तिगत विशेषता आपका कितने आधार पे बढ़ सकता है, 2 आधार पे। कितने आधार पे बढ़ सकता है, 2 आधार पे। एक आधार इसमें होगा जैव शारीरिक विशेषता।
अब जैव शारीरिक विशेषता में क्या आएगा, लिंग जो है आपका वो जैव शारीरिक विशेषता हो जाएगा, आयु जो है आपका वो क्या हो जाएगा, जैव शारीरिक विशेषता, यानी जिसका आपसे किससे जुड़ा हो, शरीर से जुड़ा हो। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका सांस्कृतिक विशेषता, क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक विशेषता। देखिए ध्यान से देखो, इसके अंतर्गत मानव की आयु, लिंग, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रजाति जैसी विशेषता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, इसके अंतर्गत मानव की आयु क्या आ जाएगा, आयु आपके शरीर से संबंध है ना, लिंग और जन्म दर एवं क्या आ जाएगा, मृत्यु दर, यानी कि जो विशेषता आपके किस पर निर्भर करेगा, जैव, जैव का मतलब किस पर सही करेगा, जीव के शरीर पर निर्भर करेगा। अब आयु है, लिंग है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये किस पर निर्भर कर रहा है, व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है। और दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विशेषता, क्या है, सांस्कृतिक विशेषता। सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत जो व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे सिंपल सी बात होगा, क्या इसके अंतर्गत अब जनसंख्या की धर्म, भाषा, शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्तर, इसके अंतर्गत क्या, व्यक्ति का धर्म, भाषा, व्यवसाय, शिक्षा। ध्यान से देखो, ये व्यक्ति का कैसा स्वरूप है, सांस्कृतिक, कैसा स्वरूप है, सांस्कृतिक विशेषता। अब बताओ, धर्म, भाषा, शिक्षा और क्या कहते हैं, व्यवसाय, ये हमारा क्या, सांस्कृतिक है, ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति का शरीर से संबंध होगा, यानी कहीं ना कहीं जैव की विशेषता होगी, शरीर से मिला रहेगा, जो कि जीव का विशेषता होगा। जैसे आयु जो है, लिंग है, जन्म दर है, मृत्यु दर, ये किससे जुड़ा हुआ, सिंपल सी बात है, मानव के शरीर से जुड़ा हुआ है। जन्म दर, लिंग, लड़का या लड़की है, वो किससे जुड़ा है, व्यक्ति से। तो व्यक्ति के विशेष से जो जुड़ा रहेगा, जो किससे पूरा का पूरा जुड़ा रहेगा, व्यक्ति से, वो क्या हो जाएगा, जैव शारीरिक क्रिया। जो संस्कृति से रहेगा, जिससे समाज से जुड़ा रहेगा, जैसे उसका धर्म होगा, भाषा होगा, व्यवसाय होगा, किससे होगा, सांस्कृतिक लगाव, उनका क्या होगा, सांस्कृतिक लगाव। व्यक्ति का कितना विशेषता होता है, दो हो सकता है, एक व्यक्तिगत के अंतर्गत क्या हो सकता है, जैव, और दूसरा क्या हो सकता है, सांस्कृतिक। जैव के अंतर्गत उसका शारीरिक और दूसरा क्या होगा, सांस्कृतिक, जो कि उसका शारीरिक के आधार पर जिस पर क्या होगा, उसका लगाव। अगर उसके पास, अगर वो व्यक्ति लड़का या लड़की है, तभी वो उसका क्या होगा, धर्म से क्या होगा, लगाव होगा। तो उसका क्या कहते हैं, व्यक्ति रहेगा, तब उसका भाषा उसके अंदर दिखेगा, फिर व्यवसाय, फिर क्या दिखेगा, शिक्षा। तो एक लाइन में समझो ध्यान से, क्या आपका जनसंख्या संगठन में वो सभी विशेषता आ जाएगा जिसके आधार पे आप क्या करोगे, व्यक्ति में पृथक कर सकते हो। इसके अंतर्गत दो प्रकार का, आयु, लिंग, जन्म स्तर और मृत्यु दर, ये आ जाएगा जैव शारीरिक विशेषता, और सांस्कृतिक विशेषता धर्म, भाषा, व्यवसाय और शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत इस बात को हम लोग देखेंगे, लिंगानुपात। क्या देखेंगे, लिंगानुपात। अब लिंगानुपात जो निकाला जाता है, आई होप आपको पता भी होना चाहिए। लिंगानुपात की अगर चर्चा करें तो लिंगानुपात का भारत के संदर्भ में देखोगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, लिंगानुपात है ना, सेक्स रेशियो। सुनिए ध्यान से, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से देखो, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, क्या कहता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पे क्या निकाला जाता है, लिंग का अनुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, लिंगानुपात को निकाल सकते हैं। जैसे एक सूत्र आता है, जिस सूत्र के द्वारा आप इसे निकाल सकते हैं, जिसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, PF और नीचे PF बटा PM है ना, PF बटा PM गुना 1000, गुना क्या करेंगे, 1000, क्योंकि भारत में सूत्र निकालने यही होता है, PF बटा PM, यानी महिलाओं का कुल जनसंख्या बटा पुरुषों का कुल जनसंख्या। हिंदी में बात करें तो महिलाओं का कुल जनसंख्या बटा पुरुषों का कुल जनसंख्या गुना 1000, ठीक है।
गुना क्या हो जाएगा आपका 1000। यानी कि कहने का अर्थ है कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितना होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितना होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, लिंगानुपात को प्रदर्शित करेगा। सूत्र क्या हो जाएगा, PF/PM गुना 1000। महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या करेंगे आप, महिलाओं की कुल जनसंख्या से आप क्या करेंगे, जब भागा देंगे, महिलाओं की कुल जनसंख्या जो रहेगा उसमें आप पुरुषों की कुल जनसंख्या से जब भाग करेंगे, गुना जब 1000 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लिंगानुपात। क्या प्राप्त होगा, लिंगानुपात। और जस्ट इसका अपोजिट संयुक्त राज्य अमेरिका में जब निकाला जाता है लिंगानुपात, तो वहां पर क्या किया जाता है आपका, अगर बात कीजिएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, क्या लिंगानुपात में 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, वहां पर क्या निकाला, जस्ट इसका अपोजिट निकाला जाता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका आपकी किताब में दिया गया है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में जब क्या निकाला जाता है, लिंगानुपात, क्या निकाला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब निकाला जाता है तो वहां पर जस्ट इसका अपोजिट निकलता है, क्या प्रति 100 महिला पर, प्रति 100 महिला पर पुरुषों की संख्या। कैसे निकाला जाता है, प्रति 100 महिला पर क्या निकाला जाता है, पुरुषों की जनसंख्या। तो जस्ट इसका वहां पर क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें सूत्र क्या काम कर जाएगा आपका, यहाँ पर लिंगानुपात निकालने के लिए सूत्र आपका हो जाएगा PM/PT गुना 1000, यानी पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत और महिला का निकालेंगे, ऐसे निकल जाएगा PF है ना बटे PT गुना क्या हो जाएगा 1000। ये किसका निकालने की जनसंख्या आपका हो जाएगा, पुरुष का जनसंख्या निकालने और महिला का जनसंख्या निकालने के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ PM बटे क्या हो जाएगा PT। तो यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, यानी 100 महिला पर पुरुषों की संख्या निकाला जाता है, वो कहाँ निकाला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिंगानुपात निकालने के लिए संयुक्त राज्य में फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के आधार पर, 100 महिलाओं में क्या किया जाता है, पुरुषों की संख्या के आधार पर जब निकाला जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है, PM/PT। ओ सॉरी, ऊपर में क्या कहते हैं, PM होगा ना, किसके आधार पे आप निकालते हैं, प्रति 1000 में पुरुषों के, सॉरी प्रति 100 महिला में पुरुषों की संख्या, प्रति 100 महिला में किसका संख्या निकालते हैं आप, पुरुषों की संख्या। तो ऊपर में सिंपल सा हो जाएगा PM बटे क्या हो जाएगा PT, PM बटे क्या हो जाएगा आपका PT गुना क्या हो जाएगा 100। एक लाइन में तुम समझो उतना, अमेरिका में एक लाइन याद रखो, क्या 100 महिला में पुरुषों की संख्या के आधार पर लिंगानुपात निकाला जाता है, जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या होगी वो आपका किसका प्रदर्शित करेगा, लिंगानुपात को प्रदर्शित करेगा। भारत में अक्सर यही देखा गया है कि पुरुषों की संख्या अधिक दिखती है और महिलाओं की संख्या क्या दिखी है, कम दिखी है। निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, महिलाओं की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या गुना क्या हो जाएगा 1000, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, लिंगानुपात निकाल सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर लिखा गया है क्या, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अब किताब में दिया भी गया है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिंगानुपात को प्रति 1000 महिलाओं व पुरुषों की संख्या प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011 में विश्व में प्रति 100 महिलाओं पर 101 पुरुष थे, जबकि 2015 में 101.7 हो गया और प्रस्तुत विश्व में 2011 जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 990 रहा, जो 2015 में घट करके कितना रह गया 983। यानी कि आपको ये देखने को मिलेगा कि लिंगानुपात आपको घटता हुआ दिखता है, यानी क्या पुरुष का जितना संख्या है उसमें महिलाओं की संख्या क्या है, प्रति 1000 में कम आपको देखने को मिलेगा। अब अगला पॉइंट आता है क्या, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, लिंगानुपात को क्या प्रभावित कर सकता है। सिंपल सी बात है कि लिंगानुपात को 2-3 चीज प्रभावित कर सकता है। एक लिंग के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर। अगर लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला कारक की बात कीजिएगा, क्या अगर जन्म दर मृत्यु अगर दर की बात कीजिएगा तो सिंपल सा जन्म दर के अंतर्गत आपको ये देखने मिलेगा, समस्त जीवधारियों में बात की जाए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का जन्म की क्या होती है, प्रधानता, पुरुषों की जन्म की क्या होती है, प्रधानता। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको लिंगानुपात के अंतर्गत क्या देखने को मिला, पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलता है, महिलाओं की संख्या क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन यह है क्या, समस्त जीवधारी के अंतर्गत पुरुषों की क्या माना जाता है, प्रधानता। अगर पुरुषों की प्रधानता मानी जाएगी तो वहां पर पुरुष का जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और सिंपल सी बात है, जन्म दर क्या करेगा, आपका लिंगानुपात को प्रभावित करेगा। अगले पॉइंट पे लिखता है, यद्यपि अधिकांश समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता जन्म के अधिक रहती है, किंतु प्रत्येक देश के लिए सत्य नहीं है। जन्म पूर्व क्षति के निम्न या उच्च होने के अनुसार ही विभिन्न देशों में लिंगानुपात जन्म के समय निम्न या उच्च होता। इस प्रकार बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र और एशियाई देशों में उच्च पुरुष जन्म दर देखने को मिलता है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में निम्न दर देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको लिंगानुपात को अगर प्रभावित करने वाले कारक को देखिएगा, क्या देखिएगा, प्रभावित करने वाले कारक। किसको प्रभावित करने वाले कारक, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक में 3 कारक आपको देखने मिले। पहला जन्म दर, दूसरा
मृत्यु दर। और तीसरा पॉइंट जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तीसरा पॉइंट वो मिलेगा प्रवास या स्थानांतरण। प्रवास आपको पिछले भी चैप्टर में पढ़ा है, आपको पता ही होना चाहिए, प्रवास या स्थानांतरण। देखो ध्यान से, स्थानांतरण सुनो ध्यान से। जन्म दर क्यों इसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात को प्रभावित करता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जन्म दर आपका प्रभावित करेगा, चाहे कोई भी वर्ग हो, वहां पर सबसे ज़्यादा जो मुख्य अगर माना जाता है जन्म के दौरान, क्या पुरुषों की क्या होती है, प्रधानता होती है। अधिकतर देशों में क्या कहते हैं, आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर सभी कोई क्या चाहता है, पुरुष चाहता है, यानी क्या लड़का उसको चाहिए। अगर लड़का उसको चाहिए तो लिंगानुपात में इसका सिंपल सा प्रभाव पड़ेगा, क्या वहाँ पर लड़का ज़्यादा होगा, यानी क्या प्रति 1000 पुरुषों में पुरुष का संख्या ज़्यादा होगा, लेकिन महिला का संख्या क्या होगा, कम होगा। तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि समस्त जीवधारी स्त्रियों की अपेक्षा में किसको प्रधान मानता है, पुरुष को मानता है। इसके कारण से प्रत्येक देश के लिए सत्य नहीं है। जन्म पूर्व अब कोई ऐसा भी देश है जहां पर क्या होता है, क्या जब वो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा होता है, जब उसका जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा होता है, तो उस क्षेत्र में जन्म लेने के दौरान ही काफी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। तो वहां पर जन्म दर भी आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। क्योंकि जो देश सबसे आगे है तो वहां पर जन्म दर तो अधिक होगा, क्योंकि वहां पर सब चीज क्या कर चुका है, विकसित कर चुका है। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों में जन्म लेने के दौरान कम ही व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होता है। लेकिन जितना भी गरीब देश है वहां पर क्या होता है, जन्म दर आपका क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, क्योंकि कई कारणों से जन्म लेने के दौरान व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जन्म दर भी अपना प्रभाव किस पर डालती है, आपका लिंगानुपात पर प्रभाव डालती है। अगले पॉइंट पे मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर आपका अधिक रहेगा पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं में क्या होता है कि जब भी उसका जन्म होता है उसमें कई प्रकार की आपको बीमारियां देखने को मिलती है। किताब का डायरेक्ट लिखता है कि जैविकीय दृष्टि से पुरुष और स्त्रियां में विभिन्न बीमारियां की प्रतिरोधी शक्ति भिन्न भिन्न होता है। विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जन्म, एक सेकंड, शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक होती है। अतः बालकों का जन्म के समय अधिकता कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। 30 वर्ष की आयु के बाद स्त्रियां की संख्या बढ़ जाती है। प्रायः देखा जाता है स्त्रियों की समाज पे कम महत्व दिया जाता है, उनका पोषण आहार के प्रति लापरवाही, इसलिए प्रजनन काल में मृत्यु की अधिकता रहती है। इससे लिंगानुपात प्रभावित है। ध्यान से देखो, क्या जन्म लेने के दौरान होता क्या है, जन्म लेने के दौरान भारत जैसे देश में बात करेगा कि अधिकतर जैविकीय दृष्टिकोण से ये देखा जाता है क्या बालिकाओं की अपेक्षा क्या होता है, बालकों का मृत्यु ज़्यादा होता है। लेकिन 30 वर्ष की अवस्था आते आते महिलाओं का क्या होता है, संख्या बढ़ जाता है। लेकिन कई कारण से पोषण आहार न मिल पाने के कारण से महिलाओं की मृत्यु क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ना उसे पोषण आहार मिल पाता है, ना ठीक रूप से उसे खाना मिल पाता है, जिसके कारण से महिलाओं का मृत्यु क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर महिलाओं की मृत्यु होगा तो मृत्यु दर पर भी अपना क्या कहते हैं, लिंगानुपात पर वो अपना प्रभाव को डालेगा, क्योंकि जैविकीय दृष्टिकोण से जो महिलाएं होती है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, कमजोर होती है, जिस कारण से रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो महिलाओं में क्या होती है, कम होती है। और सही रूप से उसके भोजन पानी न मिल पाने के कारण से, पोषण आहार मिल न पाने के कारण से उनमें भी मृत्यु की संख्या क्या देखा जाता है, ज्यादा देखा जाता है। यानी सिंपल सा बात क्या होगा, मृत्यु दर भी अपना लिंगानुपात पे प्रभाव डालेगा। और तीसरे पॉइंट पर क्या है, प्रवास या स्थानांतरण। स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंगा अनुपात को असंतुलित करता है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि कारण स्थानांतरण में लिंगा अनुपात को निर्धारित करता है। सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है छोड़ करके, लिंगा स्थानांतरण या प्रवास है क्या, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना, तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र से जब छोड़ करके जा रहा है, अधिकतर कौन जाता है छोड़ करके, पुरुष ही छोड़ करके जाता है। तो उस क्षेत्र में जब लिंगानुपात जब निकाला जाता है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, पुरुषों की संख्या क्या हो जाती है, कम, और महिलाओं की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाए। यानी कहीं ना कहीं एक पॉइंट में देखो तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या स्थानांतरण भी अपना लिंगा अनुपात को प्रभावित करता है। उतना नहीं पूछेगा सवाल, इतना ही समझ लो कि लिंगा अनुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है, लिंगा अनुपात कहलाता है। जैसे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, PM गुना 1000, यानी अर्थात महिलाओं का कुल जनसंख्या बटा पुरुषों का कुल जनसंख्या गुना क्या हो जाएगा, 1000। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।
इसका टॉपिक है कि आयु संरचना, यानी क्या क्या कहते हैं, आयु संरचना के अंतर्गत किसी भी देश या प्रदेश में जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जा सकता है जनसंख्या को? ठीक है, इसका आप अलग से नोट बना लेना। जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला वर्ग आता है बाल आयु वर्ग। कौन सा आता है? बाल आयु वर्ग। इसमें कितना से कितना वर्ष का उनका बच्चा आएगा आपका? 0 से 14 वर्ष का, यानी क्या बच्चा आ जाएगा। इसको बाल आयु वर्ग किसी भी क्षेत्र में ये 3 आधार में बांटा जाता है। दूसरा बांटा जाता है प्रौढ़ आयु वर्ग। क्या बांटा जाता है? आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग जो आपका माना जाता है, ये आपका कितना माना जाता है? 15 से 59 वर्ष। कितना माना जाता है? 15 से 59 वर्ष। और फिर आपका अंतिम क्या आ जाता है? वृद्ध आयु वर्ग, जहाँ आयु व्यक्ति पूरा क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। वृद्ध आयु वर्ग ये 60 से आपका कितना हो जाएगा? 60 से 60 व 60 से ऊपर, 60 या 60 से ऊपर, यानी क्या मानव के जीवन को कितने काल में बांटा जा सकता है? 3 काल में। पहला बाल आयु वर्ग 0 से 14, 14 से 15 से 59 प्रौढ़, और तीसरा वृद्ध आयु वर्ग जो कि 60 या 60 से ऊपर रहेगा। प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक उत्पादक या जैविक रूप से सर्वाधिक प्रजननकारी होने के कारण कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, ये वर्ग को आप जो देख रहे हो, ये वर्ग को जो आप देख रहे हो, ये जो होगा ये सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? ये वर्ग जो आपको दिखेगा सर्वाधिक उत्पादक होता है और जैविक रूप से क्या होता है? प्रजननशील होता है। यही क्या होता है? मेन आपका काम करने वाला होता है, उत्पादक भी होता है, और यहीं पर आपको जनसंख्या बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रजननशील भी आपको व्यक्ति यहाँ पर दिखेगा। प्रजननशील का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जन्म दर आपको क्या दिखता है? ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति 15 से 59 वर्ष के अंतर्गत आता है। इस कारण से इसे कार्यशील भी जनसंख्या बोला जाता है। कौन सा जनसंख्या बोला जाता है? कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि मेन कार्य करने वाला जो जनसंख्या है आपका 0 से 14 वाला तो बच्चा काम ही नहीं, बच्चा रहेगा, और वृद्ध आयु वर्ग 60 से ऊपर तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो मेन आपका काम कहाँ करेगा? वो प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत करेगा। मेन उत्पादक करने के साथ साथ प्रजनन करने वाला भी जनसंख्या आपका कहाँ है? प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत है। इस कारण से प्रौढ़ आयु वर्ग को क्या बोला जाता है? कार्यशील जनसंख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्यशील जनसंख्या भी बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगले पॉइंट के अंतर्गत हमें यह पढ़ने को मिलेगा आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड। ध्यान से देखो, अब तुमको लगता होगा ज़्यादा कठिन टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन में समझो। जनसंख्या आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करना। क्या कहता है? जनसंख्या की आयु व लिंग की संरचना को प्रदर्शित करना। क्या कहता है? आयु एवं लिंग, यानी कि क्या दिखाएगा? एक पॉइंट वो आयु दिखाएगा, दूसरा क्या दिखाएगा? लिंग दिखाएगा। इसी को जब क्या करेगा? ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन्हीं को क्या बोलेंगे? जनसंख्या लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड। क्या समझा? कि जनसंख्या लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड है क्या? एक लाइन में समझो, जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाली पिरामिड। क्या कहता है? जनसंख्या की आयु एवं लिंग, जनसंख्या की आयु व लिंग को प्रदर्शित करने वाली पिरामिड, प्रदर्शित करने वाली पिरामिड क्या कहलाएगा आपका? इसी को क्या बोलेंगे? आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड, इसी को क्या बोला जाएगा? देखो सवाल उतना पूछता नहीं तो हम शॉर्ट में इसको खींच के निकालते हैं, ठीक है? या जनसंख्या पिरामिड। ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, एक लाइन में समझो। जनसंख्या पिरामिड के तहत आयु एवं लिंग को प्रदर्शित किया जाता है। व्यक्ति के आयु एवं किसको प्रदर्शित किया जाएगा? लिंग को प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि व्यक्ति के आयु को दिखाएगा और दूसरे पॉइंट लड़का है या लड़की को दिखाएगा। बात हुआ खत्म। जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड, नाम से क्लियर है, आयु लिंग पिरामिड। यहाँ पर व्यक्ति का आयु और लिंग दोनों के आधार पर जब ग्राफिया यानी पिरामिड जब आप तैयार कर दोगे तो वह आपका क्या हो जाएगा? आयु लिंग पिरामिड हो जाएगा। बस इतना ही बात है, सुनो आगे। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। आयु पिरामिड की ज्यामितीय रचना के लिए एक ग्राफ क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर खींचा जाता है। इसी को दर्शाने के लिए अब ग्राफ खींचा जाएगा। आप सभी जानते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब सोया और ऊर्ध्वाधर, जब भी ग्राफ खींचा जाएगा उसमें 2 रेखा रहेगा, एक क्षैतिज रेखा दिखेगा और आपका क्या दिखेगा? एक ऊर्ध्वाधर रेखा देगा। बात क्लियर है कि जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप ग्राफ खींचेंगे एक उसमें क्षैतिज रेखा होगा, एक क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। और सिंपल सी बात, आयु और लिंग को दिखाना है आपको दो क्या चाहिए? 2 आपको यहाँ पर पूरी तरीके से लाइन चाहिए, एक क्षैतिज चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? ऊर्ध्वाधर। ध्यान से सुनो,
रचना, ज्यामितीय रचना के लिए एक ग्राफ क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं। क्षैतिज अक्ष पर एक और पुरुष और एक और महिलाओं की संख्या प्रदर्शित की जाती है, जबकि मध्य में खींचे गए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सतत अंतराल से आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखो कि जब जनसंख्या पिरामिड को क्या किया जाता है, आपका ज्यामितीय रूप प्रदान किया जाता है, यानी ज्यामितीय रचना किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्यामितीय रचना किया जाता है। एक लाइन में समझो, जब भी ज्यामितीय रचना होगा तो उसमें कितना प्रकार का रेखा देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी उसको ज्यामितीय रूप में दिखाया जाएगा तो आपको वहां पर कितना रेखा दिखेगा? 2 रेखा दिखेगा। एक क्या दिखेगा? क्षैतिज, और एक क्या दिखेगा? आपका ऊर्ध्वाधर। एक क्या दिखेगा? क्षैतिज, और दूसरा क्या दिखेगा? ऊर्ध्वाधर। अब सिंपल सी बात है, ऊर्ध्वाधर जो होगा आपका ऊपर वाला होगा। एक रेखा क्या खींचाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। और दूसरा क्या खींचा जाएगा? क्षैतिज। दूसरा क्या खींचा जाएगा? क्षैतिज खींचा जाएगा। सिंपल सी बात है, एक खींचा जाएगा क्षैतिज और दूसरा क्या खींचा जाएगा? ऊर्ध्वाधर। ध्यान से देखो, कहता क्या है कि आयु पिरामिड ज्यामितीय रचना के लिए एक ग्राफ पर क्षैतिज अक्ष व ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचे जाते हैं। क्षैतिज अक्ष पर एक और पुरुष और एक और महिलाओं की संख्या दिया जाता है। ध्यान से देखो, क्षैतिज पर क्या होगा? एक तरफ पुरुष होगा और एक तरफ क्या होगा? महिला। क्षैतिज पर क्या होगा? एक तरफ पुरुष होगा और एक तरफ क्या होगा? महिला। और सिंपल सी बात है, ऊर्ध्वाधर पर क्या होगा? आपका आयु वर्ग। क्या हो जाएगा? आयु वर्ग। और आयु वर्ग में जो अंतराल होगा कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। देखो वही बात कहता है क्या क्षैतिज अक्ष पर आपको किसको दिखाएगा? एक और पुरुष और एक और महिला। और आपका ऊर्ध्वाधर पर क्या दिखाएगा? आयु वर्ग को। किसको दिखाएगा? आयु वर्ग। और यहाँ पर होता क्या है? 5 वर्ष के सतत अंतराल से आयु वर्ग को प्रदर्शित किए जाते हैं। समान परिस्थिति में कम आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक तथा जैसे जैसे अधिक आयु वर्ग की ओर बढ़ते जाते हैं जनसंख्या का प्रतिशत कम होता है। उक्त क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर खींची गई ज्यामितीय रचना, ध्यान से तो एक लाइन में समझो। क्या एक लाइन में अगर समझे, क्या आयु वर्ग को प्रदर्शित यहाँ किया जाएगा? कितना वर्ष का अंतराल लेगा? 5 वर्ष का। 0 से 5, 0 से 10, 0 से 15, 0 से 20, 0 से 40, 0 से 50, और ये हो जाएगा 0। और इधर किसका संख्या? पुरुष का संख्या। इधर किसका संख्या? महिला का संख्या। यानी एक लाइन में हम लोग समझे क्या आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड क्या है? जब हम लोग क्या करते हैं, आयु व लिंग के आधार पे जो पिरामिड दिखाएगा, यानी एक लाइन में क्या जनसंख्या की आयु व लिंग को प्रदर्शित करने वाले, जिसके आधार पे आयु व लिंग को जो भी पिरामिड प्रदर्शित करेगा वही हमारा आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड हमारा कहलाएगा। आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड को जब ज्यामितीय रचना हम करते हैं तो उस पर हम ग्राफ खींचते हैं। 2 प्रकार का रेखा होता है, एक क्षैतिज होता है, दूसरा ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत हम लोग आयु वर्ग को यहाँ पर दिखाते हैं और क्षैतिज में किसको दिखाते हैं? पुरुष, और एक तरफ पुरुष और दूसरी ओर महिला का। और इसमें जो आयु वर्ग का अंतराल कितने वर्ष का लेते हैं? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का लेते हैं? 5 वर्ष का। तो यही क्या हो जाएगा? आपका जनसंख्या पिरामिड। तो क्या लिखेंगे? क्या जनसंख्या पिरामिड क्या होता है या आयु लिंग पिरामिड? जनसंख्या की आयु व लिंग को प्रदर्शित करने वाली पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्यामितीय रचना में जब हम ग्राफ बनाते हैं 2 प्रकार का रेखा लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरा कौन सा लेते हैं? आपका हम क्षैतिज रेखा लिखते हैं। क्षैतिज रेखा पर एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला को दर्शाते हैं। वहीं पर हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा के अंतर्गत क्या दिखाते हैं? क्या व्यक्ति के आयु वर्ग को दिखाते हैं। आयु वर्ग में हम क्या कहते हैं? लगभग हमारा 5 वर्ष का अंतराल देखने को मिलता है। लघु में इतना ही काफ़ी हो जाएगा, यही इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आगे आपके दिया गया किताब में जनसंख्या पिरामिड के प्रकार। जनसंख्या पिरामिड के 2 प्रकार है। एक है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड, दूसरा होगा ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। ध्यान से देखो, जनसंख्या पिरामिड 2 भाग में बढ़ जाता है। जनसंख्या पिरामिड जो आपका कितने प्रकार देखने को मिलेगा? 2 प्रकार में पहला प्रकार आपका क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या पिरामिड का पहला प्रकार आपको ये देखने को मिलेगा, विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। एक में क्या दिखाएगा? विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। और दूसरा आपको क्या दिखाएगा? ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। ह्रासमान में क्या कमी हो जाएगा? ह्रासमान जनसंख्या वाला या का पिरामिड। ठीक है, सुनो ध्यान से, दोनों क्या है। इस पिरामिड में विस्तारित जनसंख्या पिरामिड क्या दिखेगा? इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण बाल आयु वर्ग में जनसंख्या का एक बड़ा भाग मिलता है। इस विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड जो विश्व के सभी अल्प विकसित राष्ट्रों में लागू होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इस विस्तारित जनसंख्या पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण बाल आयु वर्ग में जनसंख्या का एक बड़ा भाग मिलता है। यानी कि इस पिरामिड के अंतर्गत आपको जनसंख्या का क्या दिखेगा? वृद्धि। सिंपल सी बात है, विस्तारित होती जनसंख्या होगा तो यहाँ पर बाल आयु वर्ग में आपको क्या
दिखेगा, जनसंख्या का वृद्धि। क्या दिखेगा? बाल आयु वर्ग में क्या दिखेगा? जनसंख्या का आपको क्या दिखेगा? वृद्धि दिखेगा। और इसका साथ ही इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? त्रिभुजाकार। कैसा दिखेगा? त्रिभुजाकार। यानी एक लाइन में देखो, विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड क्या हो सकता है? वहां पर जनसंख्या आपको क्या दिखेगा? बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? त्रिभुजाकार। कैसा बनेगा? त्रिभुजाकार। तो वही बात हो जाएगा, फिर एक तरफ क्या हो जाएगा? पुरुष, और एक तरफ क्या हो जाएगा? महिला। और फिर वो ऊर्ध्वाधर रेखा पे आपका क्या हो जाएगा? व्यक्ति का उम्र दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? व्यक्ति का उम्र को दिखाया जाएगा। दूसरे पॉइंट, हरासमेंट। यह पिरामिड उन विकसित देशों के लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दरें निम्न मिलता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और साथ में मृत्यु दर दोनों आपको कैसा देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जनसंख्या पिरामिड कैसा दिखेगा? ऋणात्मक। कैसा देखने को मिलेगा? ऋणात्मक। एक लाइन में तुम भी समझ सकता है, ह्रासमान होगा तो इसमें जनसंख्या का आपका क्या देखने को? कमी देखने को मिलेगा। और जिसका आधार संकीर्ण होता है तथा शीर्ष जो बनता है वह संडुका क्या कहते हैं? सुंडाकार हो जाता है। कहने का अर्थ है जिसका आधार होगा, जो बनाया जाए वो संकीर्ण यानी छोटा होगा, और शीर्ष कैसा हो जाएगा? संडुकार हो जाएगा। जैसे इसका क्या बनना है आपका? त्रिभुजाकार। इसका शीर्ष क्या हो जाता है आपका? सुंडाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सुंडाकार। ऐसे सुंडाकार या शंकुकार क्या कहते हैं? शंकुकार बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत ये बात को देखा हम लोगों ने, या आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत आयु व लिंग को प्रदर्शित करने वाली जो पिरामिड होगा उसे क्या बोलेंगे? आयु लिंग पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड। इसमें क्या होता है? क्या एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, क्षैतिज पर महिला पुरुष को दिखाया जाएगा और ऊर्ध्वाधर पर आयु वर्ग को दिखाया जाएगा। दो प्रकार का होगा, एक विस्तारित होगा, एक ह्रासमान होगा। विस्तारित में बच्चों की आयु ज़्यादा, बच्चों का जो आयु वर्ग होगा, जो जन्म दर होगा वो ज़्यादा होगा, और इसका जो पिरामिड बनेगा त्रिभुजाकार बनेगा। ह्रासमान में जन्म दर मृत्यु दर आपको दोनों कम देखने को मिलेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऋणात्मक। सवाल पूछा जा सकता है, क्या जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत ह्रासमान जनसंख्या के अंतर्गत पिरामिड में कैसा बनेगा? धनात्मक बनेगा, ऋणात्मक? तो सिंपल, ह्रास हो रहा है, क्या देखने मिलेगा? कमी देखने को मिलेगा, यानी कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। और ऊपर में कैसा देखने को मिलेगा? धनात्मक। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी चलेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अगले पॉइंट को देखो। क्या अगला पॉइंट है हम लोगों का? ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय विभाजन जनसंख्या निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। एक लाइन में देखो, यहाँ पर होता क्या, इसको लिखना क्या जरूरी है? सिंपल समझ सकता है, क्या ग्रामीण और नगरीय संगठन में क्या, इन दोनों में जब अंतर दिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जनसंख्या ग्रामीण हो जाएगा और शहरी क्षेत्र में रहने वाला जनसंख्या क्या हो जाएगा? आपका नगरीय हो जाएगा। ठीक है, यानी नगरीय क्षेत्र, नगर में क्या कहते हैं? नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या जो रहेगा वो आपका नगरीय, और ग्राम में रहने वाला क्या हो जाएगा? ग्रामीण। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाए क्या ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर किस आधार पे होता है? निवास के आधार पे। आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय क्षेत्र में रह रहे तो आप नगरीय जनसंख्या। तो किसके आधार पे अंतर होगा? निवास के आधार पे। कुछ पॉइंट दिया गया जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक कार्य जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य से जुड़ा हुआ रहता है, और वहीं पर इसके विपरीत नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या उद्योग, परिवहन, व्यापार, परिवहन इत्यादि जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय में क्या दिख रहा है? अंतर दिख रहा है। अब सिंपल सी बात, इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इतना हल्का सवाल लिख के बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट पर निवास स्थान के आधार पे आप क्या किए? अंतर किए, और दोनों में अंतर निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के कार्य में जुड़ा रहता है, कृषि में, मत्स्य में, यानी क्या जो गांव की काम होते हैं उसमें जुड़ा रहता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का। वहीं पर आपका शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, नगरीय क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, वहां पर जो कार्यशील जनसंख्या, क्या बात कर रहे हैं? कार्यशील में कितना से? 15 से 59 वाले व्यक्ति जो है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। यहाँ पर व्यक्ति किससे जुड़ा रहेगा? व्यापार से, परिवहन से, उद्योग से, संचार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तो बेसिक सा अंतर है। दूसरे पॉइंट, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र का जीवन, आजीविका तथा सामाजिक में पर्याप्त अंतर मिलता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो जीविका चलाने का स्रोत है वो नगरीय क्षेत्र में, दोनों में क्या दिखेगा? आपको अंतर दिखेगा। ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन स्तर होता है वो शहरी क्षेत्र की तुलना में क्या देखने को मिलेगा? आपको कम देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पर लिखता है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनघनत्व तथा आर्थिक विकास की अत्यंत भिन्नता। सिंपल सी बात है कि
जितना ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का क्या कहते हैं जन्म दर मृत्यु दर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, शहरी क्षेत्र में जो देखने को मिलेगा, जो व्यवसाय दिखेगा, जो आपका व्यक्ति का लिंग दिखेगा, उन सभी चीज़ों पर आपको क्या दिखेगा, अंतर क्या दिखेगा, अंतर दिखेगा। यानी कि पूरी तरह से जितना चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा उतना शहरी क्षेत्रों में नहीं दिख। एक लाइन में बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की विकास की तुलना में शहरी क्षेत्रों का विकास आपको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला लिखता है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की जनसंख्या की तुलना में छोटा होता है। ग्रामीण क्षेत्र का जो आकार होता है छोटा होता है क्योंकि जनसंख्या का बसाव कम देखने को मिलता है, जबकि शहरी क्षेत्र में कम ही क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पर लिखता है विश्व के विकसित राष्ट्रों में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्च मिलता है जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न मिलता है। सिंपल सी बात है कि जो देश आपका क्या होगा, विकसित राष्ट्र होगा, जो देश क्या होगा, विकसित राष्ट्र होगा, तो वहां पर आपका नगरीय जो जनसंख्या होगा वो ज़्यादा होगा और शहरी जो ग्रामीण जनसंख्या होगा कम होगा। और विकासशील देश में क्या होगा, आपका ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगा और नगरीय जनसंख्या आपको क्या देखने को मिलेगा, कम जनसंख्या देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ये भी टॉपिक हमारा क्या होता है, खत्म होता है। यानी इसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की व्यक्ति में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। चलिए हम लोग अंतिम टॉपिक को लेते हैं और अंतिम टॉपिक है हमारा साक्षरता। अंतिम टॉपिक क्या है, साक्षरता, ठीक है, लिटरेसी। हम पहले बोले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम बोले एक ही वीडियो में इसको खींचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आपका क्या है, साक्षरता। ध्यान समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, सुनिए। समांतर लिखने पढ़ने की कला की न्यूनतम स्तर, यानी लिखना पढ़ना व्यक्ति थोड़ा बहुत आ जाता है उसे आप क्या बोल सकते हैं, साक्षर कहलाता है। लेकिन एक साक्षर व्यक्ति तभी बोल सकते हो आप अगर पूरी तरीके से बात करो, समान रूप में ही बोला जाता है। क्या थोड़ा बहुत अगर उसे पढ़ने लिखने की कला आ जाती है आप क्या बोल सकते हो, उसे साक्षर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, साक्षरता। लेकिन समान रूप इसका परिभाषा ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ अगर उस भाषा को वो लिख सकता है, क्या कर सकता है, बोलना एवं लिखना जानता है, किसी भाषा को पूर्णतः वो समझने के साथ साथ लिखना और बोलना भी जानता है, तब उसे क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है। ऐसे समान तौर पे तुम कह सकता है समानतः पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहलाएगा, तुम्हारा साक्षर कहलाएगा। विश्व के विभिन्न देशों में साक्षरता की परिभाषा अंतर देखने को मिलता है। विश्व के कुछ देशों में लिखने पढ़ने की गणना करने की क्षमता को साक्षरता मापदंड माना जाता है, जबकि कुछ विकसित देशों में ऐसे जहां प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने की साक्षरता मापदंड माना जाता है। ध्यान से देखो, क्या कुछ देशों में क्या होता है, साक्षरता माना जाता है, व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जाता है उसे साक्षर माना जाता है। कुछ क्षेत्र में प्राथमिक माध्यमिक कर रहा हुआ व्यक्ति को क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है। तो हर एक देश में अपना क्या अलग अलग, यानी जो व्यक्ति का पढ़ा लिखा जो है वही आपको क्या प्रदर्शित करता है, साक्षरता को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उन सभी व्यक्तियों को साक्षर की श्रेणी में सम्मिलित किया गया जो किसी भाषा को समझते हुए पढ़ लिख सकता है, साथ ही उस व्यक्ति को समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता हो। भारत के अकॉर्डिंग बात करें, पढ़ा लिखा भारत में किसे माना जा सकता है, क्या भारतीय जनगणना के अकॉर्डिंग 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले वह सभी व्यक्ति। भारतवर्ष में साक्षरता कैसे देखा जाता है, कि जो 7 वर्ष है, 7 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है, अगर वो किसी भाषा को वो जानता है और इसके साथ ही उसे समझना और बोलना भी जानता है, ठीक है, वो भाषा को लिख भी सकता है, समझ भी सकता है, अगर बोल भी सकता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति क्या जाने अंकगणितीय परिकलन, यानी क्या उसे थोड़ा बहुत क्या हो, गणित भी आए, तो वह व्यक्ति क्या माना जाता है, साक्षर माना जा सकता है। क्या व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति अगर उसे क्या हो, अगर उसे किसी भाषा को समझने के साथ साथ लिखना बोलना एवं पढ़ना भी जानता है, समझना भी जानता है, उसके साथ ही अंकगणितीय अगर उसे ज्ञान हो तो उसे क्या माना जाता है, भारत में साक्षर माना जाता है। हर एक देश का अपना अपना साक्षर का परिभाषा है जिसके आधार पर व्यक्ति को पढ़ा लिखा माना जाता है। साक्षर का मतलब सिंपल सा किससे लगाया जाता है, पढ़ा लिखा होने से व्यक्ति का लगाया जाता है। आगे सुनिए, मानव की विभिन्न गुणात्मक विशेषताओं में शिक्षा का संभवतः सबसे, अब एक लाइन में सिंपल सा खत्म करो, क्या शिक्षा का स्थानीय कहीं ना कहीं साक्षरता को डिनोट कर रहा है। अब जितना शिक्षा विकसित क्षेत्रों में है उतना आपको विकासशील देशों में क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। शिक्षा ही वो आधार है जिसके आधार पे आज मानवीय युग यानी आधुनिक युग जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर आप शिक्षा को एक सेकंड के लिए हटा दो तो मानव वही प्राथमिक क्रिया पर चला जाएगा जहां पर व्यक्ति का विकास आपको ज्यादा नहीं दिखता है। इसी कारण से आज के हर एक क्षेत्र में आपको बात कीजिएगा कहीं ना कहीं शिक्षा इंपॉर्टेंट है और यही शिक्षा के कारण आपका साक्षरता दर भी देश का क्या होता है, प्रदर्शित होता है। अगले पॉइंट पर शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, अब ध्यान से देखो, शिक्षा को प्रभावित
प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत क्या क्या है। क्या सबसे पहले अर्थव्यवस्था का प्रकार, निर्वाहक कृषि तथा पशुपालन अर्थव्यवस्था में साक्षरता कम एवं कृषि कार्य को छोड़ करके जो कि अन्य कार्य में लगा रहेगा वहां पर आपको साक्षरता ज्यादा दिखेगा। ध्यान से देखो, क्या साक्षरता क्या प्रभावित किया, अगर उस देश में अर्थव्यवस्था में अधिकतर व्यक्ति कृषि और उद्योग से जुड़ा है तो वहां साक्षरता दर कम होगा। कृषि उद्योग को छोड़ करके कृषि क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वहां पर शिक्षा का जो दर होगा यानी साक्षरता दर आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। दूसरे पॉइंट पर नगरीकरण आपका अगर क्षेत्र का है तो वहां पर साक्षरता दर ज्यादा देखने मिलेगा। नगरीकरण नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, साक्षरता दर आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर लिखता है जीवन स्तर, अगर सिंपल सी बात रहन सहन आपका उच्च स्तर का है तो शिक्षा का भी स्तर उच्च होगा, साक्षरता दर उच्च होगा, और रहन सहन आपका नीचा है तो आपका शिक्षा का स्तर भी क्या होगा, नीचा होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कम सुविधा होती है, शिक्षा का स्तर भी नीचा होता है, जबकि नगरीय क्षेत्र में सुविधा अधिक होता है तो वहां पर शिक्षा का स्तर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगले पॉइंट क्या लिखता है, प्रावाधिक विकास स्तर, इसके अंतर्गत है जब औद्योगिक एवं प्रावैधिक विकास अधिक होता है तो वहां साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। इसके विपरीत जहां इनका विकास नहीं होता, यानी जहां पर प्रावाधिक क्या लिखता है, प्राविधिक विकास दर, यहां पर औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर शिक्षा भी ज्यादा देखने मिलेगा। प्रावैधिक विकास क्षेत्र यानी उद्योग कम खुलेगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब उद्योग जब खुलेगा तो वहां पर पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करेगा, जो उसमें मशीन काम करेगा, कुछ भी काम करेगा तो स्किल वाला व्यक्ति चाहिए। अब स्किल किसके अंदर डेवलप होगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जो क्या करेगा, ग्रहण करेगा शिक्षा। तो जो प्रावैधिक विकास का अगर बात कीजिएगा तो जहां पर प्रावैधिक विकास दिखेगा वहां पर शिक्षा का स्तर ज्यादा, जहां पर नहीं दिखेगा वहां पर क्या होगा, कम। अगला पॉइंट लिखता है जातीय संरचना, विभिन्न जातीय एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता की भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान से विभिन्न जातीय प्रतिनिधिता कारण साक्षरता दर बढ़ रही है। ध्यान से देखो, क्या सिंपल सा अगर देखेगा भारत जैसे देश में उच्च जाति का जो व्यक्ति है वहां पर आपको क्या दिखता है, उच्च जाति के वर्ग में व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि शुरुआत से उन्होंने उस वर्ग के व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दिया है तो उस वर्ग का जाति के आधार पर भी आपको शिक्षा क्या दिखता है, ज्यादा। और कम क्या कहते हैं, कम यानी कि नीचा जाति में अगर कोई जन्म लिया, ठीक है, तो समझाने के दृष्टिकोण से समझ लो ऐसा कोई नीचा जाति और ऊंचा जाति नहीं होता, ठीक है। तो नीचा जाति में जन्म लेता है तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, साक्षरता दर आपका कम दिखेगा। यानी इसी प्रकार समाज में स्त्रियों की स्थिति देख लो, स्त्रियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है तो वहां पर भी क्या होगा, शिक्षा का दर आपको कमी दिखे। यानी जितना पॉइंट आपको बता रहे हैं ये किसको प्रभावित कर रहा है, शिक्षा। किसको प्रभावित कर रहा है, शिक्षा को। ध्यान से पहला क्या बोले, अर्थव्यवस्था के प्रकार, नगरीकरण, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्री की स्थिति, यातायात व संचार के साधन और सरकारी नीति। ध्यान से देखो, यातायात संचार का साधन आपके क्षेत्र में उपलब्ध होगा तो व्यक्ति आसानी से आ जाके कहीं से पढ़ सकता है। अगर ये सब उपलब्ध नहीं होगा तो शिक्षा वहां पर ही आपको कम देखने को मिलेगा। और अगले पॉइंट पर, क्या सरकार की नीति अगर व्यक्ति के जन कल्याण के लिए होगी तो वहां पर भी व्यक्ति आपको ज्यादा पढ़ा लेगा। अगर सरकार की नीति जन कल्याण हेतु नहीं होगी, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वहां पर भी आपका साक्षरता दर कम देखने को मिलेगा। एक लाइन में यही सब बातें जो कि प्रभावित करेगा। इसके साथ ही आपको अगर बात करेगा तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। तब तक